नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही रैली को लेकर। जी बता दें कि कांग्रेस की तैयारी के बदले बीजेपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाली है। क्या इसे कांग्रेस की रैली का तोड़ माना जाए? जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली की तर्ज पर बीजेपी सम्मेलन कराने वाली है। ऐसे में क्या ये कांग्रेस की रैली को फ्लॉप करने की बीजेपी की रणनीति है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कांग्रेस 27 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली करने जा रही है। कांग्रेस की रैली के पहले एमपी में बीजेपी ने भी जवाबी तैयारी की है। बीजेपी ने 24 और 25 फरवरी में से किसी एक दिन भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित बड़े शहरों में प्रबुद्धजन सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्रियों का समय मांगा है। बीजेपी की ओर से किए जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों कर रही है। उन गरीबों को सम्मेलन में बुलाना चाहिए जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? उसको तो उन गरीबों को बुलाना चाहिए सम्मेलन में और उनसे चर्चा करनी चाहिए जिनके सिर पे पेशाब की जा रही है। उन गरीब आदिवासी और जनजाति और एससी के लोगों को बुलाया जाना चाहिए जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। फिर करो संविधान पे चर्चा। जो बैकलॉग के 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं 10 साल से, उन पर चर्चा करवाओ आप। तब तो संविधान का महत्व है। नहीं तो ये केवल कांग्रेस की नकल करने से क्या फायदा है? अगर संविधान के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है तो जिनके अधिकारों का हनन किया है, संवैधानिक अधिकारों का, उनकी कैसे उन्हें संविधान के अधिकार प्रदत्त किए जा सकते हैं, उनको बुला के उनकी चर्चा करो। कोई बुराई की बात नहीं है। हम लोग भी ताली बजाएंगे अगर जो है जिसके सिर पे पेशाब की थी ऐसे लोगों को बुलाओगे आप उस सम्मेलन में। वो भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी आत्मा पर भी चोट हुई है तो उनको जरा बुलाओ आप। जिनके घरों में घुस के मॉब लिंचिंग हुई है 12 बजे रात को, जिनके घरों में घुस के जो है हत्याएं हुई हैं जिनकी, उन सबको, पीड़ितों को बुलाइए। उन आदिवासी बच्चों को बुलाइए जिनको जो है झांसा दिया गया था कि आपको जो है हम ट्रक फाइनेंस कराएंगे और आप ही जो है वो राशन दुकानों पर पहुंचाना। उनकी किस्तें नहीं भरी जा रही उनके ट्रक की, बेचारे कर्जदार हो गए। उनको बुलाओ और उनसे पूछो कि हमने जो है संवैधानिक रूप से आपके प्रति कितनी कमिटमेंट है बीजेपी की। तब बीजेपी गौरव करने का फायदा, नहीं तो काहे का गौरव भैया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब का अपमान करती रही है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का अपमान किया है, इसलिए आज प्रत्येक वर्ग कांग्रेस को अविश्वास की भावना से देख रहा है। जीतू पटवारी जब स्वयं मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक कैंसर है, तो कैंसर को कौन नष्ट कर सकता है? कांग्रेस तो स्वयं समूल नष्ट होने की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, वंचितों के साथ लगातार शोषण की मानसिकता को आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि देश का प्रत्येक वर्ग कांग्रेस पार्टी को एक अविश्वास की भावना के साथ देखता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ही जो एक सर्वसमावेशी राजनीति है, समतामूलक समाज का निर्माण करने में एक अतुलनीय और महती योगदान का निर्वहन किया है। आने वाले वक्त में भी जो हमारा यह अभियान चल रहा है संविधान को गौरव को लेकर के, वह लगातार बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और वही कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान लगातार एक के बाद एक पाप किए। कभी बाबा साहब की जो चुनाव हराने का षड्यंत्र किया, कभी उनके पंचतीर्थों को अपमानित करने का काम किया। तो कांग्रेस का इतिहास ही बाबा साहब के विरोध कर रहा था। वह तमाम चीजें हमें देखने को स्पष्टता के साथ लगातार मिल रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में संविधान बचाने की लड़ाई जो है वो लगातार चल रही है। ये जो तारीख है 17 दिसंबर 2024, ये वो दिन है जब संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर जी पर टिप्पणी की थी। उस दिन से लेकर आज तक संविधान पर जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार जारी हैं। कभी बीजेपी संविधान का अपमान करने का आरोप कांग्रेस पर लगाती है, कभी कांग्रेस संविधान के अपमान में बीजेपी पर हमलावर रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक दल है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो दलित हैं
जो जिन पर अत्याचार हुआ है वो अत्याचार लगातार जारी है। दलितों की जब वोट बैंक की बारी आती है तो दलितों का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। जब वोटों की बारी आती है, मतदान की बारी आती है तो अंबेडकर साहब का नाम सबसे आगे रहता है। लेकिन वही जब अगर हम सम्मान की बात करें तो यही नाम कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो देखिए, एक बड़ी रैली 27 जनवरी को महू से कांग्रेस जो है निकालने वाली है, लेकिन इसके जवाब में बीजेपी ने उससे ही पहले 7 संभागों में बीजेपी के 7 बड़े नेता रैलियां करने वाले हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रैली है ये उसका तोड़ माना जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किसकी रैली किस पर हावी होगी। क्योंकि अगर हम बात करें महू की तो महू जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, इसलिए उसे विशेष महत्व दिया जाता है। और जो दलित हैं वो इसे एक पवित्र स्थली के रूप में मानते हैं। पवित्र स्थली दलितों के लिए होती है। यही वजह है कि दोनों ही दल कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो नकल कर कर ये यात्रा निकाल रही है, लेकिन कभी कभी देखा ये जाता है कि जो नकलची है वो नकल करके ज्यादा नंबर पा लेते हैं। अगर बीजेपी ने ज्यादा नंबर पा लिए तो फिर क्या करेंगे? जी नमस्कार रूबी जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। और जिस तरह से ऊंची दुकान के फीके पकवान का स्वाद जो जनता चख रही है, जो त्रस्त है ना, वो जनता प्रदेश की जनता बता रही है। यही किसी प्रदेश की जनता ने 2 बड़े उपचुनाव हुए जिसमें प्रदेश के मंत्री को चुनाव हरा के घर भेजा है। बुधनी के अंदर 1,10,000 15,000 से अधिक की लीड को 13,000 पे लाके छोड़ दिया। तो जनता का स्पष्ट जनादेश जो है ये संदेश दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी सभ्यता पे जो मूर्ति विसर्जन करने के बाद में पश्चाताप की नोटंकी कर रही है, उसको जनता भली बात देख भी रही है। तो यही कांग्रेस कह रही है, बौद्धिक सम्मेलन कराइए, बड़े बड़े सम्मेलन कराइए, लेकिन उसमें आप परोसेंगे क्या? उसमें परोसेंगे उसी मनुस्मृति के विचार जो इन्होंने आत्मसात कर रखे हैं। ये वही वीर सावरकर के विचार हैं जो कहते हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो उसके अंदर वर्ण व्यवस्थाओं की बात करने लगते हैं। दलित को पिछड़ों से, पिछड़ों को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को ठाकुर से, ठाकुर को वैश्यों से लड़ाने की काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको वोट सभी वर्गों का चाहिए। इन्हें दलितों का भी वोट चाहिए, इन्हें पिछड़ों का भी वोट चाहिए, इन्हें आदिवासियों का भी वोट चाहिए। और जो समाज इनका बहिष्कृत करता है उस समाज के खिलाफ ही उत्पीड़न का कार्य शुरू कर देते हैं। उस समाज को आतंकवादी घोषित करने का काम कर देते हैं। तो ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देखती है। जैसे हमारे प्रवक्ता मुकुंद गुप्ता जी ने कहा कि 1 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं, 1 लाख के क्यों नहीं दिए जाने? किस तरह कड़क की ठंड के अंदर बच्चे बैठे हुए थे एनपीपीएससी के कार्यालय के बाहर, रोजगार मांग रहे थे, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिला, उल्टा केस लगा दिए गए। तो इस तरह आवाजों को उठने वाली, विरोध के स्वर को उठने वाली आवाजों का दमन करना, इसको दबा देना, यही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र शिविर बन गया है। और जहां तक बात है नोटंकी की, तो नोटंकी तो बहुत बड़ी करी थी नरेंद्र मोदी जी ने। संसद भवन की सीढ़ियों को चूमा था। क्या हुआ? उसी संसद भवन के अंदर लोकतंत्र का खुलेआम छीनहरण हुआ। 47 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया देश के अंदर। राहुल गांधी जी की सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति के खिलाफ मुखरता से बोला। उन्होंने कहा कि सारे सरकारी संसाधन जो है एक ही 2 ही व्यक्तियों के सुपुर्द किए जा रहे हैं। क्या हुआ बताया? भारतीय जनता पार्टी 72 से अधिक पीएसयू को निजीकरण कर दिया गया। तो आरक्षण समाप्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। कहती है कि 400 पार हमको लाके दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री राजस्थान की वो कहती हैं, कर्नाटक के सांसद कहते हैं, उत्तर प्रदेश के विधायक कहते हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं। तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति या संवैधानिक पदों से उतरे हुए व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो संविधान बदलने की बात लोकसभा चुनाव के पहले कर रहे थे। और जब उन्हें दिखा कि देश का मुंह बदल चुका है, जनता समझ चुकी है, हम इनकी नोटंकियों में आने वाली नहीं है, तो 400 पार से 246 में ले आकर सिमटा दिया। और आज बैसाखी की सरकार केंद्र में चल रही है। तो अब मोदी जी को जो है संविधान याद आ रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को गौरव दिवस याद आ रहा है। जब आदिवासी सभ्यता पर आप विसर्जन कर रहे थे, जब आपको संविधान दिवस, संविधान गौरव याद नहीं आया? जब दलितों के घरों पे बुलडोजर चले, जब आपको नहीं दिखा? इस तरह अभी 3-4 दिन पुरानी घटना, हमारे संघर्षित नेतृत्व जीतू पटवारी जी अभी देवास के दौरे पे थे। जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश भर में वो दौरे कर रहे हैं। देवास में जब वो गए तो उन्हें पता चला एक दलित महिला के साथ किस कदर भेदभाव करते हुए मारपीट की गई। उस
उसके घर में बने हुए शिवलिंग और मंदिर को तोड़ दिया गया। तो ये तो इस प्रदेश की स्थिति है। ये बात करती समरसता के नाम पे, आपको याद होगा कुछ समय पूर्व उसी सागर के अंदर दलितों के घरों में बुलडोजर चले, और वहीं पर रविदास जयंती के नाम पर बड़ा भव्य मंदिर शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी हम बनाने जा रहे हैं। समरसता सम्मेलन करा भारतीय जनता पार्टी ने। ये बात समरसता की करते हैं, लेकिन जब समानता का अधिकार देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो इनकी कथनी करनी पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, वो समझ चुकी है कि हाथी का दांत खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। ठीक है अमित जी, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान किया है और यही वजह है कि देश का जो हर वर्ग है वो अविश्वास की नजर से कांग्रेस को देख रहा है, अविश्वास की भावना से देख रहा है। अमित जी, आपको आवाज आ पा रही है? ठीक है अमित जी, देखते हैं आपको आवाज क्यों नहीं आ रही। आवाज पहुंच रही है अमित जी? आइए, बीच में आवाज चली गई थी आप जी। बीजेपी, आपके आरोप हैं, आपके जो तर्क हैं वो सुन लिए, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि आपने यानी कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान किया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का और देश का हर वर्ग जो है वो कांग्रेस को अविश्वास की भावना से देख रहा है। नहीं देखिए, मैं संविधान की प्रस्तावना, शायद भारतीय जनता पार्टी का ना संविधान पढ़ा है ना संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, और मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक मुझे 2 मिनट का समय है। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को आत्मसात करते हैं। अब आप बताइए, इसका अक्षरता पालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है क्या? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता कर रहे हैं। जिस तरह अमित शाह जी ने हठात और अहंकार दिखाया लोकसभा के अंदर, जिस तरह उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, कितनी बार अम्बेडकर कहोगे? अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया तो 7 जन्म मिल जाते। तो मेरे जैसे तमाम पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए, शोषित वंचित तबके के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इस समाज में रहने का अधिकार और इस समानता का अधिकार बाबा साहब ने हमें प्रदान किया है। ठीक है अमित जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं अजय धवले आपके पास आना चाहूंगी। आप, ये जो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों कर रही है, सिर्फ इसलिए कि ये कांग्रेस की नकल कर रही है, लेकिन नकल से कुछ नहीं होता, आरोप लग रहे हैं नकल करने के। जी, तो मेरे मित्र अमित जी ने अभी जिस कांग्रेस का अपना बचाव करते हुए हमारे संविधान का जो प्रियम्बल पढ़ा है, उस प्रियम्बल में हमारे इन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमने हमारे प्रियम्बल में संविधान जब अडॉप्ट किया तभी उसको अडॉप्ट करनी थी। अब अमित जी ये बता दें कि कांग्रेस की सरकार को 42nd अमेंडमेंट लाकर सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द क्यों डालने पड़े? अगर आप इसके पीछे चले जाएंगे, इसका निहितार्थ समझ लेंगे कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के गट्ठा वोट बैंक की चिंता थी, उनको माइनॉरिटीज के वोट का अपीजमेंट करना था, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना था, इसलिए हमारे संविधान में सेक्युलर वर्ड थोपा गया। और ये हम नहीं, आप समय के हमारे पार्लियामेंट के डिबेट उठाकर देख लीजिए या हमारे संविधान सभा के उसके डिबेट उठाकर देख लीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द के लिए इसने कहा था कि हम वास्तविक रूप से हमारा देश, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो गौरव है, उसको मानता था, तो इसमें सेक्युलर वर्ड थोपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा था कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग मखौल उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी जी का बयान चला दीजिए, आई एम अगेंस्ट द बीजेपी एंड आरएसएस, नॉट आई एम ऑल्सो अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट, अब फिर कांग्रेस ने डिफेंड किया कि इंडियन स्टेट, हम उस स्टेट को नहीं कह रहे हैं, हम भारत का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन स्टेट मतलब आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है स्टेट की परिभाषा जिसमें कहीं है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें हमारी देश की संवैधानिक संस्थाएं भी, अजय भाई, संवैधानिक संस्थाएं भी उसके साथ में। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये लाइन मत मिस करिए अजय भाई, लाइन मत मिस करिए। आप बहुत सुलझे हुए नेता है, दलित समाज के एक अच्छे नेता है, लेकिन आप अपने ही वर्ग का आप अगर यहाँ पक्ष रखने से पीछे हटेंगे तो गलत है। मेरा पॉइंट आने दीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए जी। अब आर्टिकल, बिल्कुल मैं डिरेल नहीं कर रहा हूँ।
अमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने डिफेंड किया कि राहुल जी आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन किया है उसका विरोध कर रहे हैं। क्या राहुल जी इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि भारत के राज्य की अवधारणा कैसे चलेगी। जो व्यक्ति एक तरफ संविधान की किताब लेके घूम रहा है, वो व्यक्ति संविधान के आर्टिकल 12 का विरोध कर रहा है, जो कि देश की हमारी राजनीति को डिसाइड करता है, क्योंकि हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं एज स्टेट का पार्ट होती है, उसमें आती है। ये दूसरा बड़ा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इनको ये पूछ ले जाना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। 6 अमेंडमेंट के माध्यम से वक्फ बोर्ड की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 370 की कोई व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 370 के विरोध में थे। आप पार्लियामेंट के डिबेट उठाकर देख लीजिए आप, या हमारी संविधान सभा के डिबेट। ये सारे ऐसे विषय है अमित जी, इतिहास को यदि खोदेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस का काला पाप ही हम सबके समक्ष आएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार सदन में भी कहा है कि 370 का विरोध तो अजय धवले जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करा था। उन्होंने कहा था कि जनमत संग्रह करके जम्मू कश्मीर का निर्णय छोड़ दिया। हम इतने बड़े नहीं हुए हैं, हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पर बात कर सके। उन्होंने देश के लिए एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान के लिए जो देश में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। दूसरा बड़ा जो विषय है, यदि कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए और उनके विचारों को इतना ही मानती थी कि देश में 50 वर्ष से अधिक कांग्रेस का शासनकाल था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो पंचतीर्थ है उनकी दुर्दशा किस प्रकार से थी, विगत 10 वर्षों में उन पंचतीर्थों का विकास की बात करें, कल्याण की बात करें। फिर हम बात करते हैं संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय आजादी के 75 साल बाद आई सरकार को करना पड़ा। मतलब आपने के लिए संविधान सिर्फ एक वोट बैंक को लुभाने का मुद्दा था। और हम आप स्वागत कर रहे हैं कि राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, खड़गे जी आए, ये सभी महू में आके उनके जो अक्षम्य पाप है उनके लिए क्षमा याचना करें। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने खुद को भारत रत्न दे देता है, अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न दिलवा देता है। इंदिरा जी खुद भारत रत्न ले लेती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जिस व्यक्ति ने अपनी सामाजिक समरसता के संदेश से देश को जोड़ने का काम किया, क्या आपने उसको भारत रत्न देने लायक भी नहीं समझा? आज आप संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। 1975 में उस इमरजेंसी के काले दौर को याद कर लीजिए, किस प्रकार से फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन किया गया। उस इमरजेंसी को आरएसएस ने समर्थन दिया था। अजय धवले जी, आरएसएस ने ही उस इमरजेंसी को समर्थन दिया था। अमित जी, आपको मौका दिया जाएगा, जवाब दीजिएगा। आरएसएस के लिखे हुए संजय गांधी जी से मिलने का समय मांगा था आरएसएस ने। अमित जी बात पूरी हो जाए। उस आपातकाल का जिक्र बार बार करते तो ये भी तो देखिए कि आरएसएस ने ही समर्थन करा था उस आपातकाल का। वो क्यों भूल जाते हैं? लगाया इंदिरा गांधी ने है। आप अब आरएसएस जब आपका झूठ पकड़ाता है, ऐसे नहीं होते। झूठ पकड़ाता है, जब झूठ पकड़ाता है तो फिर आप जो ढूंढते हैं। अरे माफी अमित जी बात पूरी हो जाने दीजिए। अमित जी आपको मौका दिया जाएगा, आप जवाब दीजिएगा। उनकी अजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। जी अजय जी जल्दी बोलिए। मुझे यही लगता है कि ये कांग्रेस जिस प्रकार से ढोंग रच रही है महू में आने का, तो कांग्रेस के 50 वर्षों के शासनकाल में महू जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि थी, उसका कितना विकास कांग्रेस की सरकारों ने किया है, कितना ध्यान सामाजिक समरसता की ओर दिया है, दलित वर्ग के उत्थान के लिए कांग्रेस ने क्या क्या काम किए, ये कांग्रेस देश की जनता के समक्ष रखे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या रखा है, हम देश की जनता के समक्ष रखे। हमारा संविधान गौरव अभियान चल रहा है, देश की प्रबुद्ध जनता के समक्ष हम वही विषय रखेंगे जो देश की जनता को सुनने हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, मध्य प्रदेश में लड़ी जा रही संविधान की लड़ाई, एक तरफ कांग्रेसी और एक तरफ भाजपाई, क्या लगता है आपको, क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने कांग्रेस की रैली का तोड़ निकाल लिया है? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है और राजनीति में ये सब होते ही है। और ये बात चूंकि इसलिए हो रही है कि दलितों के 16% वोट का सवाल है और सब राजनीतिक दल चाहते हैं कि हम दलितों के खास हैं और दलित हमारे खास बनकर रहे। और इसलिए हर राजनीतिक दल अपने आप को अम्बेडकरवादी, अपने आप को दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों का हितैषी बताने की कवायद में लगा रहता है। तो ये एक स्टंटबाजी है पॉलिटिकल। और जहाँ तक संविधान की बात है तो हमने देखे संविधान में कई कैसे संशोधन करके गए। जो अम्बेडकर जी का जो संविधान जो उनके समय बना था, उस संविधान में तो कई सारे संशोधन कर दिए गए।
इसलिए इन सब की अब समीक्षा की जानी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये वोट बैंक का सवाल नहीं होता तो अम्बेडकर जी को कोई नहीं पूछ रहा होता। संविधान निर्माता, बार बार हम बताते हैं अम्बेडकर जी को, अम्बेडकर जी संविधान सभा के तहत बनी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान निर्माता नहीं थे। लेकिन उनको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि पूरा संविधान उन्होंने बनाया। संविधान सभा में 299 सदस्य थे, और यदि संविधान का इतना महत्व राजनीतिक दल समझते हैं तो सारे 299 लोग भगवान हुए ना, सबको भगवान मानिए। लेकिन मैंने बोला ना कि ये वोट बैंक का सवाल है, और एक बार कांग्रेस को थोड़ी सी सफलता इस संविधान को लेकर मिल गई, 99 सीट आ गई 50 से की, तो उनको लगता है कि ये हमारा कार्ड चल गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि वास्तव में यदि आप दलितों के संविधान के कानून की यदि संरक्षित सुरक्षित करना चाहते हैं, लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो अपनी कथनी और करनी में अंतर समझना चाहिए। केवल राजनीतिक के दृष्टिकोण से चुनाव के समय इस तरह की बातें करना, ये राजनीतिक दलों को शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही कहा आपने योगेश जी। वोट बैंक के लिए दोनों ही पार्टियां जो हैं और भी जो राजनीतिक दल हैं वो वोट बैंक के लिए दलितों को साधने में लग जाती है, लेकिन असलियत ये है कि दलितों का सगा कोई नहीं है। अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खैर अमित जी के पास आना चाहूंगी। अमित जी, सेक्युलर शब्द संविधान में कांग्रेस ने सेक्युलर शब्द जोड़ा, इंदिरा गांधी ने सेक्युलर शब्द जोड़ा, अपमान किया है और छेड़खानी की है, ऐसे आरोप लग रहे हैं भाजपा की तरफ से। तो भाजपा को क्या आपत्ति सेक्युलर शब्द से? क्या ये धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए? अजय जी, क्या आपत्ति है? बीजेपी को बताइए क्या आपत्ति है। मैंने यही कहा कि पहले अमित जी और उनका दल हमारे संविधान सभा के डिबेट उठाकर देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे आज जब संविधान के प्रियम्बल की बात करते एक तरफ तो अमित जी, दूसरी तरफ इन अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि क्योंकि हमारे प्रियम्बल में पहले स्वयं लिखा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे देश में हम धर्मनिरपेक्षता की जगह हम धर्म सापेक्षता से ही बात करते थे। आप नहीं मानते कि ये धर्मनिरपेक्ष है? पुष्टिकरण नहीं करता था। जिस तरह शहर और जिलों का नाम बदल रहे हैं, संस्थानों का नाम बदल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए? आप चाहते हैं क्या ये? आप चाहते हैं कि अजय धवले जी की धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया जाए? क्योंकि सरकार आपकी है, संविधान बदलने की बात है आपके उप मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों ने कहा। तो अजय धवले जी, आपका ये कहना है कि धर्मनिरपेक्ष का शब्द हटा दिया जाए? आप बताइए ना, आपको आपत्ति है शब्द से? आपत्ति हमारे संविधान धर्मनिरपेक्षता से चलता था। हमारे यहाँ धर्मों को लड़ाया नहीं जाता था। हमारे यहाँ धर्मों को लड़ाया नहीं जाता था। हमारे देश में धर्म सापेक्षता थी, सभी धर्मों का सम्मान होता था, सभी पंथों का सम्मान होता था। आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी ओछी राजनीति के लिए संविधान का गैर उपयोग किया। आपने देश में दलितों के उत्थान के 4 अगर काम कांग्रेस बता दे, 4 यदि कांग्रेस यदि 4 काम बता दे कि उन्हें दलितों के उत्थान के लिए ये किया है, तो हम मान जाएंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों देश को बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने इस दलित कार्ड को, संविधान को सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए यूटिलाइज कर लिया। और 99 सीटें आने से कांग्रेस इस प्रकार से इतरा रही है कि संविधान बदलने का माहौल जो कांग्रेस ने बनाया, उसको लगता है कि इससे सत्ता स्थापन हो सकती है। लेकिन देश की जनता, देश का दलित वर्ग, देश का वंचित वर्ग, देश का पिछड़ा वर्ग, ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र निर्माण की राजनीति को जानता है। हमारी देश के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है उसको जानता है। अमित जी जवाब दीजिएगा, आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तुरंत आपके पास आ रहा है। ठीक है अजय जी, आपकी बात पूरी हो गई? जी आप पूछ सकते हैं। जी अजय जी, अमित जी अब बोलिए। मैं यही पूछ रहा हूँ, अजय भाई कह रहा है राष्ट्र निर्माण के लिए आपको पिछड़ों का भी सहयोग चाहिए, दलितों का भी चाहिए, आदिवासियों का भी चाहिए, शोषित वंचित तमाम तबकों का आपको सपोर्ट चाहिए। लेकिन जब उनके अधिकार देने की बारी आती है, जब 1 लाख के पद भरे जाने की बात आती है, तब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे हट जाती है। जब जातिगत जनगणना की बात आती है कि अति पिछड़े वर्ग को जो है उसका अधिकार मिले, तब आपकी सरकार पीछे हट जाती है, जातिगत जनगणना से भाग खड़ी होती है और उसको तमाम वर्गों में बांटने के लिए नए नए शिगुफे करती है।
जब बात आती है कि समानता की, तो आप समरसता के डोर पीटने लगते हैं। तो क्या समरसता से समानता का अधिकार मिल रहा है? क्या इस मध्य प्रदेश में छुआछूत खत्म हो गई है? एक दलित महिला जब कुएं से पानी निकालती है तो उसको पीटा जाता है, उसके घर का मंदिर तोड़ दिया जाता है। तो ये इस प्रदेश में दलितों के और पिछड़ों के और आदिवासियों की स्थिति। अजय धवले जी, तो कम से कम अपने समाज, अपने वर्ग के लिए तो बात करिए। ठीक है अमित जी। योगेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी कम शब्दों में। 27 जनवरी को कांग्रेस के दिग्गज नेता, लेकिन उससे पहले बीजेपी के 7 बड़े नेता, 7 संभाग और संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम, क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएगी बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को? नहीं देखिए, टक्कर तो चूंकि रिएक्शन पर एंटी रिएक्शन तो होता ही है, और राजनीति में सबको अधिकार है, और अम्बेडकर जैसा विषय हो तो उसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहते, सब उसको लपकना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि बिल्कुल उनको भगवान बना दिया उनको। अमित शाह ने कोई बहुत गलत बात नहीं की। अम्बेडकर की माला रटने की बजाय आप वास्तव में भगवान का नाम लेते तो हो सकता है भगवान सिद्ध हो जाते आपको, लेकिन किसी राजनीतिक दल में ये साफ कहने की हिम्मत नहीं। अम्बेडकर महान हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते अम्बेडकर। और यदि अम्बेडकर किसी लोगों के भगवान है मतलब आप बीजेपी के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं क्या, पूरा देश इत्तेफाक रखता है। भाई कोई आदमी महान हो सकता है, भगवान थोड़ी हो सकता है। अम्बेडकर जी भगवान है क्या? दूसरा, अम्बेडकर जी ने जो कहा उसको तो मानो आप। अम्बेडकर जी का संविधान तो लागू नहीं है ना देश में। वो जो बात जिस बात की जो उन्होंने संविधान बनाया था उसमें तो कई सारे संशोधन कांग्रेस ने कर दिए ना, तो वो संविधान बचागा वो अम्बेडकर जी वाला। तो संविधान बदल दिएगा योगेश जी, संशोधन ही करे ना, संविधान तो नहीं बदल दिया। चलिए ठीक। नहीं आप ये बताइए ना, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? और आज संविधान की आप बात करो, देश में सरकार किसकी है? आप कह रहे हैं संविधान लागू नहीं हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में केंद्र में सरकार किसकी है? तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान लागू नहीं कर रही है। नहीं, आप उसको और आप भले आपके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भगवान नहीं हो सकते, पर हम जैसा पिछड़े दलित और शोषित तबकों के लिए तो है। और जो आज मोदी जी का गुणगान होता है, और उसमें वही तो बात है ना, जो मनुस्मृति को मानते हैं उनके लिए तो आपत्ति है। बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल आपत्ति होगी। चलिए ठीक है, चर्चा को यही ठीक है, समय हो गया है चर्चा को। आप तीनों ही आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने रखे। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल संविधान की रक्षा के नाम पर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान के नाम पर सियासी रोटी सेकने की तैयारी में। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है, वही बीजेपी का दावा है कि वही संविधान की असली रक्षक है। इसी खींचतान के बीच मध्य प्रदेश चुनावी रणभूमि बन गया है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता राज्य में डेरा डालेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दरअसल महू को अम्बेडकर की जन्मस्थली होने के कारण विशेष महत्व दिया जा रहा है। ये जगह दलित समुदाय के लिए पवित्र स्थल मानी जाती है, इसलिए दोनों ही दल इस मौके का फायदा उठाकर दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।